माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने कीपिंग क्वाइट को समझा, पढ़ा, सीखा। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग कीपिंग क्वाइट से संबंधित क्वेश्चन आंसर और एक्सट्रैक्शन को समझेंगे। इससे पहले कि मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा पोएम के संबंध में, जो शायद मैंने पिछले क्लास में भी कुछ उसकी चर्चा की थी। बात यह है कि आपके एग्जामिनेशन में पोएम से दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक तो जैसे आपके पूरे किताब में फ्लेमिंगो में 6 कविताएं हैं और उन 6 कविताओं में से किसी 2 कविताओं का एक्सट्रैक्शन दिया रहेगा। आप में से कई लोग मुझसे पूछोगे, सर ये एक्सट्रैक्शन क्या होता है? तो एक्सट्रैक्शन मतलब किसी कविता की, जैसे आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हो, 4-5 पंक्तियां निकाल करके उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो तीनों क्वेश्चन का वैल्यू 4 नंबर का होगा। और 6 कविताओं में से 3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 6 से पूरे बुक में जितनी कविताएं हैं सबसे 3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं और हर क्वेश्चन का वैल्यू होगा 2 मार्क्स। यानी 2 गुना 3 आप करोगे तो 6 नंबर होता है। तो 6 नंबर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर और 4 नंबर एक्सट्रैक्शन में भी जो क्वेश्चन रहते हैं वही शॉर्ट टाइप ही है। वो कोई अलग से, कोई अलग दुनिया की चीजें नहीं है। तो वो उसका आपको जवाब देना है। तो कुल मिलाकर के 6 + 4, तो 6-4 कितना हो गया? 10। फ्लेमिंगो में जो आपकी जो पोएट्री सेक्शन है उसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम लोग कीपिंग क्वाइट के क्वेश्चन आंसर को, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी कीपिंग क्वाइट पिछले क्लास में कंप्लीट हुई, उस पोएम को मैंने समझाया। जो लोग मिस कर गए पिछले लेक्चर को जरूर व्यू कीजिए, देखिए, समझिए, सीखिए, ताकि आज के क्वेश्चन आंसर को आप समझ पाओ। इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाना शुरू करूं, मैं आज के पैटर्न को समझाता हूं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि एक्सट्रैक्शन रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो एक्सट्रैक्शन को स्टेंजा से उठा करके 4 लाइन दे देगा। स्टेंजा तो जानते हो, जहां से पैराग्राफ बदलेगा उसके पहले की जो 4-5 पंक्तियां होती है वो एक स्टेंजा कहलाएगा। तो उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो कोई एक एक्सट्रैक्शन। आज मैंने क्या किया है कि पूरे कीपिंग क्वाइट में जो 6 स्टेंजास हैं उन 6 को हमने अलग अलग ढंग से लिखा है बोर्ड पर, और उससे जो क्वेश्चंस उठ सकते हैं, अब हो सकता है एग्जाम में वही उसी में से कोई स्टेंजा एक्सट्रैक्शन में दे दे और वही सब क्वेश्चन आ जाए। यानी आपके एक साथ 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। एक तो क्वेश्चन आंसर भी हो जा रहा है और साथ में कहीं से भी कोई एक्सट्रैक्शन उठ गया तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ज्यादा अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम नंदन सिंह एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस एक्सपीरियंस। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। As you see here, this is your stanza number 1. Now we will count to 12 and we will all keep still. पिछली क्लास में चूंकि मैंने पोएम समझा दिया है तो आज उसको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। कभी इसमें कह रहे हैं, इस पूरे स्टेंजा में, कि हम लोग 12 गिनेंगे और उस दरमियान हम लोग पूरी तरह से खामोश रहेंगे। इस वक्त, इस दरमियान, जब तक हम लोग 12 गिनेंगे, खामोश रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना तो बोलेंगे ना ही हाथों को चलाएंगे। बिल्कुल जितनी शांति हो सके उस शांति को हम लोग कायम रखेंगे। अब उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, वो समझे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। इन पंक्तियों के कवि और कविता का नाम लिखें। तो आपने लिखा है, द नेम ऑफ दिस पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड द पोएट इज पाब्लो नेरूदा। इस कविता का नाम कीपिंग क्वाइट है और इसके कवि का नाम क्या है? पाब्लो नेरूदा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू। कवि हम लोगों से क्या चाहते हैं, कवि हम लोगों से क्या करवाना चाहते हैं, या क्या चाहते हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखते हैं क्या है। यहां पर एक मिस हुआ है, ये देखेंगे, द पोएट
wants us to stop our every activity. The poet wants us to stop our every activity. Activity मतलब कार्यकलाप होता है, क्रियाकलाप जिसको हम लोग कहते हैं, काम काज। तो कवि चाहते हैं कि हम लोग अपने हर काम काज को स्टॉप कर दें, रोक दें, फॉर सम मोमेंट्स। मोमेंट्स मतलब पल या क्षण होता है। कुछ पलों के लिए अपने हर काम काज को ना तो बोलें ना तो हाथों को चलाएं, माने जो हमारी एक्टिविटीज होती है उसको हम लोग कुछ पलों के लिए क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, इस वक्त के दौरान, द पोएट वांट्स अस टू डू इंट्रोस्पेक्शन। इन द लास्ट क्लास आई मेड यू राइट द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स आत्मचिंतन। आत्मचिंतन मतलब अपने बारे में सोचना, अपने बारे में विचार करना कि जो मैं किया वो सही था, जो मैं आज कर रहा हूं वो सही है, जो कल करूंगा क्या वो सही होगा या गलत होगा। इन सब चीजों के ऊपर जो विचार करते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं और हिंदी में आत्मचिंतन कहते हैं। तो कभी हम लोगों को क्या कहते हैं, पूरा निचोड़ में समझा रहा हूं। कभी कहते हैं कि हम लोगों को कुछ पल के लिए अपने हर काम काज को बंद कर देना चाहिए और शांति से कहीं एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट अस टू काउंट टू 12? कभी हमें 12 गिनने के लिए क्यों कहते हैं, क्यों चाहते हैं कभी कि हम लोग 12 गिने? देखते हैं, यानी स्वाभाविक रूप से एक क्वेश्चन उठेगा आपके मन में कि ये why has the poet each and every time put here 12 and what is the reason behind that? So 12 indicates the 12 signs in a watch or a clock. आपने देखा होगा घड़ी हो, हाथ घड़ी हो, दीवार घड़ी हो, इन सब पर 12, 1 से 12 ही लिखे रहते हैं, वो फिर रिपीट होते हैं। तो ये जो 12 की बात हो रही है उसी इंडिकेशन, उसी साइंस को दर्शा रहा है, उसी चिन्ह को दर्शा रहा है कवि कि घड़ी पर कितने साइन रहते हैं, 12 के साइन रहते हैं। इट मीन्स दैट वी शुड फाइंड टाइम टू डू इंट्रोस्पेक्शन ड्यूरिंग दीज आवर्स। कवि के ये कहने का मतलब है कि हमें वक्त निकालना ही चाहिए, जब तक हम जगे रहें तो जागृत अवस्था में हमें कुछ देर के लिए विश्राम करना चाहिए और मस्तिष्क को उर्वर बनने देना चाहिए, ताकि हमारा मस्तिष्क विचार कर सके हमारे शुभ और अशुभ पर, हमारे अच्छे और बुरे पर। ये मौका मिलना ही चाहिए हर दिन हमें। अगला स्टेंजा है, इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट विदाउट लव, विदाउट रीजंस, वी कुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन। यह कितना विचित्र वक्त होगा, ये विचित्र क्षण होगा जब बिना किसी भागम भाग, दौड़ भाग, भोंपू बजाए, इंजन बजाए, शोर शराबा किए हम सारे लोग खामोश हो जाएंगे कुछ पलों के लिए और अपने अच्छे बुरे, अपने अतीत, अपने वर्तमान, अपने भविष्य पर विचार कर पाएंगे। इस स्टेंजा में यही कवि कहना चाहते हैं। देखते हैं आगे इसका क्या मीनिंग है। इससे आधारित क्वेश्चंस देखेंगे। What does the poet mean by an exotic moment? कवि के exotic मतलब होता है अनोखा, विचित्र, अनजाना सा। तो कवि ने इसको एक विचित्र क्षण क्यों कहा है, अनोखा क्षण क्यों कहा है? According to the poet, कवि के अनुसार, if we stop every activity, अगर हम लोग प्रत्येक कार्यकलाप को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, in world for few moments, यानी पूरी दुनिया में अपने प्रत्येक कार्यकलाप को कुछ क्षणों के लिए क्या कर दे, बंद कर दें, देन इट विल गिव अस द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को हिंदी में हम लोग मौका या अवसर कहते हैं। तो अगर हम सारे कार्यकलापों को बंद कर देंगे तो यह हमें एक मौका देगा या हमें एक अवसर देगा टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। किसके बारे में? खुद के बारे में सोचने का एक मौका देगा। अगला स्टेंजा 3 नंबर है, Fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. वो मछुआरे जो शीत सागर में व्हेल मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो उन्हें नुकसान पहुंचाना बंद कर दें। वो नमक जमा करने वाले
आपको मालूम होगा पहले लोग सागर किनारे नमक जमा करते थे, तो कवि कह रहे हैं कि वैसे लोग जो नमक जमा करते हैं वो भी कुछ देर के लिए रुक जाएंगे, अपने चोटिल अपने घायल हाथों को देखेंगे और विचार करेंगे। तो कवि ने यहाँ एक मछुआरे का उदाहरण लिया, एक नमक जमा करने वाले का उदाहरण लिया। इसका मतलब स्पेसिफिकली कवि के कहने का मतलब केवल वही दो वर्ग नहीं, यानी दुनिया में हर लोग जो अलग अलग काम करते हैं वो अपने अपने कामों को कुछ पल के लिए क्या करेंगे, बंद करेंगे। अब इस पर आधारित क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट वांट द फिशरमैन एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट टू डू। कवि मछुआरे से और उस व्यक्ति से जो नमक जमा करता है क्या चाहते हैं, उन दोनों से क्या चाहते हैं। द पोएट वांट्स द फिशरमैन टू स्टॉप किलिंग वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट टू स्टॉप एंड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। कवि मछुआरे से चाहते हैं कि वो जो मछली मारते हैं, व्हेल की हत्या करते हैं, वो हत्या करना बंद कर दें, और वो लोग जो नमक जमा करते हैं वो कुछ देर के लिए थमें, रुकें और नमक जमा करना बंद करें और कुछ सोचें, कुछ विचार करें। स्टेंजा 4 को those who prepare green wash with gas, wash with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brother in the street doing nothing. प्रिपेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, तैयार करना। वो महारथी, वो बड़े बड़े धुरंधर, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने बड़ा तमगा हासिल की है, विश्व में बड़ी प्रतिष्ठा हासिल की है, और पैदा क्या किया है, खतरनाक हथियार। उन्होंने अमृत की खोज नहीं की है, उन्होंने जहर खोजा है। उन्हें दुनिया बसाने की कला नहीं आती है, दुनिया को बिगाड़ने और दुनिया के विनाश की कला आती है। तो कभी कहते हैं वो लोग जो अपने अपने प्रयोगशालाओं में किसकी तैयारी कर रहे हैं, पूरी दुनिया को वीरान, जैसा मैंने पिछली क्लास में विधवा के मान की तरह सूनी कर देंगे ये लोग। इन लोगों ने ऐसे ऐसे हथियार खड़ा कर दिए हैं, बना दिए हैं कि अगर उसका प्रयोग इस दुनिया में हो जाएगा तो विश्वास मानिए अगले विश्व युद्ध यानी तृतीय विश्व युद्ध का इतिहास लिखने वाला कोई नहीं बचेगा। स्थिति ये है। तो कभी यहां कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसे ऐसे हथियार पैदा कर दिए हैं जिससे कि डिफॉरेस्टेशन हो, यानी पूरी दुनिया से वन मिट जाए, हरियाली मिट जाए, बड़े बड़े भयानक गैसियस पॉइजनस गैस पैदा किए ताकि दुनिया में मानवता जल्द से जल्द खत्म हो जाए, या फिर बम बनाए, उन सभी लोगों को कहते हैं। और क्या, कभी ये भी कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा ये क्यों नहीं विचार करते हो कि जिस जीत के पीछे आप पागल हो, यू आर रनिंग आफ्टर द मिराज and you have considered that mirage as your oasis, and that is not oasis as well. Try to understand, this is merely the mirage because there will nobody in the world after the Third World War who will celebrate this victory. कवि के कहने का मतलब है आपने क्या बनाया, क्या बना रहे हो, क्या बनाओगे, कैसे बम बनाना चाहते हो, कैसे हथियार तैयार करना चाहते हो, किसको जीत दिलाना चाहते हो। विश्वास मानो कि आपकी बार के युद्ध में कोई नहीं जीतेगा, केवल मानवता हारेगी, क्योंकि इस जीत का जश्न मनाने वाला जिंदा ही नहीं रहेगा। तो कभी यहां वही कह रहे हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। सर्वाइवर मैंने पिछली क्लास में, मैं बार बार पिछली क्लास का जिक्र कर रहा हूं, पिछले लेक्चर का, क्योंकि वहां पर ग्लॉसरी भी लिखा हुआ, हार्ड वर्ड वगैरह दिया हुआ है। सर्वाइवर की हिंदी होती जिंदा रहने वाला, बचा हुआ आदमी जो जिंदा रह गया। कहते हैं कि जीत तो हो जाएगी लेकिन जिंदा कोई नहीं बचेगा, यानी जश्न मनाने वाला कोई नहीं बचेगा। Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. उन वैज्ञानिकों को कभी कहते हैं कि तुम्हारे कोट पैंट, तुम्हारे शर्ट पैंट, तुम्हारे कुर्ते पायजामे पर जो मानवता के खून के धब्बे लगे हुए हैं उसको धो पोछो और साफ सुथरे कपड़े पहनो और शांति से अपने लोगों के बीच में आओ, मानवता को और संपन्न और समृद्ध और खुशहाल बनाओ। ये युद्ध की सामग्री तैयार करना बंद करो, क्योंकि युद्ध कभी भी शांति का परिचायक नहीं हो सकता। तो अब हम उससे आधारित क्वेश्चंस को देखते हैं। हु प्रिपेयर ग्रीन वॉश? ग्रीन वॉश कौन तैयार करते हैं?
ऑल दो साइंटिस्ट हु आर बिजी, वो सारे वैज्ञानिक जो व्यस्त हैं क्या करने में, इन मेकिंग डेंजरस वेपन्स फॉर वॉर, वो सारे वैज्ञानिक, वेपन्स मतलब औजार हथियार होते हैं, वो सारे वैज्ञानिक जो भयानक भयानक हथियार बनाने में व्यस्त हैं, वही लोग जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल मेकिंग अवर वर्ल्ड हेल, वही लोग जिम्मेदार हैं हमारी दुनिया को क्या बनाने के लिए, हेल, हेल मतलब नर्क। इस स्वर्ग को इन वैज्ञानिकों ने नर्क बना दिया है और अपने एक्स्ट्रा ज्ञान की वजह से, उनके विशेष ज्ञान ने इस पृथ्वी को विशेष रूप से बर्बाद किया है। They are responsible for deforestation, poisonous gases and deadly bombs. Deadly मतलब होता है खतरनाक। यही वैज्ञानिक लोग क्या है, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई के लिए, पॉइजनस गैसेस खतरनाक जहरीले गैसेस के लिए, एंड डेडली बॉम्ब्स खतरनाक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, ये सारे बॉम्ब इन्हीं वैज्ञानिकों ने बनाए हैं और इन्हीं वैज्ञानिकों को कोस रहे हैं कवि। अगला है What does the poet mean by victory with no survivors? कवि के कहने का मतलब क्या है कि victory with no survivors, ऐसी जीत जिसको मनाने वाला, जिसका जश्न मनाने वाला कोई नहीं हो। Our scientists have made so many deadly weapons. हमारे वैज्ञानिकों ने इतने सारे खतरनाक हथियार बनाए हैं, and bombs, और क्या बम बनाए हैं, that it is supposed इट इज सपोज मतलब क्या होता है, यह माना जाता है कि इफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर हैपेंस, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई, देन नोबडी विल बी देयर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई तो दुनिया में कोई नहीं बचेगा क्या करने के लिए, उस जीत को मनाने के लिए, उसका जश्न मनाने के लिए कोई बचेगा नहीं। अगला है व्हाट डज द पोएट सजेस्ट देम, कवि उन वैज्ञानिकों को क्या सलाह देते हैं, क्या सुझाव देते हैं, तो देखते हैं। द पोएट वांट्स देम टू स्टॉप देयर वार मॉन्गरिंग। वार मॉन्गरिंग अ यूनिक वर्ड, वार मॉन्गरिंग मतलब होता है जो युद्ध को बढ़ावा देने वाले, बढ़ावा देने की जो विचार रखते हैं। अपने देश में भी कई लोगों को देखता, अभी चाइना वाली स्थिति पैदा हो गई है, तो कई लोगों को क्या लगता होगा, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडिया क्यों दबता है, एकदम भिड़ जाए, लड़ जाए, एकदम मुकाबला। अरे भैया थोड़ा सा शांति से सोचो, खाली भिड़ जाना, लड़ जाना नहीं, उसके बाद के जो इफेक्ट हैं वो क्या होने वाले हैं। और जो कूल ढंग से इन सब बातों पर विचार करता है, हमें हारना नहीं है, हमें डरना नहीं है, लेकिन डर और बेवकूफी में अंतर होता है, बहादुरी बेवकूफी में अंतर है। आप मुझे दिखाने के लिए कि सर देखिए हम कितना बहादुर है, 2 तल्ला से कूद जाओगे और पैर तोड़ लोगे, मुझे जरा सा भी उसमें कोई बहादुरी नजर नहीं आएगी। दैट विल बी योर फूल हार्डीनेस, ये आपकी बेवकूफी है। लेकिन वही 2 तल्ला से आप तब कूदो जब आपने सड़क पर किसी बच्चे को किसी सांड के आगे जाते हुए देखा, किसी ट्रक के आगे जाते हुए देखा, और आपकी सिक्स्थ सेंस कहने लगी कि बच्चा अपने आप को खतरा पहुंचाएगा, तो आप वहां से कूदे और उस बच्चे को बचा लिए। वो एक्टिविटी बहादुरी का, सेम एक्शन बट द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपुल इज डिफरेंट। काम एक ही हुआ दोनों क्षेत्र में, एक आदमी कूद गया दूसरों को दिखाने के लिए हम कितना बहादुर हैं। आपने कई लड़कों को देखा होगा मोटरसाइकिल पर स्टंट मार रहे हैं। स्टंट मारते मारते ऐसे लोग जब आगे जाके धड़ाम से गिर जाते हैं तो 50 लोग हंसने लगता है, अच्छा हुआ इसके साथ, बहुत नौटंकी कर रहा था। लेकिन उसी जगह पर अगर दूसरा आदमी उतने ही तेज रफ्तार से किसी घायल आदमी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा दे, तो उसके उस तेज रफ्तार को आप बेवकूफी नहीं कहते हो, बहादुरी कहते हो। तो एक्शन एक है, लेकिन पर्पस क्या था ये डिपेंड करता है। उसी तरह आप हमेशा हवा मचा दोगे कि युद्ध हो जाना चाहिए, वैसे नहीं होता। सब कुछ पर सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। कभी यहाँ वही कह रहे हैं कि जो लोग वार मॉन्गरिंग करते हैं, यानी युद्ध को एकदम भयंकर करते हैं, जैसे कि लोहार को देखते हुए धौंकनी देता है ताकि लोहा गर्म हो, तो उस तरह से अगर आप करोगे तो वो करना बंद करो। एंड टू डू इंट्रोस्पेक्शन, और चिंतन करो, थोड़ा देर बैठो, चिंतन करो, क्या करने के लिए, टू मेक दिस वर्ल्ड ए हेवन।
वैज्ञानिकों को कह रहे हैं कि आप ही ने नर्क बनाया, अब आपको चिंतन करना है कि इस दुनिया को स्वर्ग कैसे बनाया जाए। हेवन मतलब होता है स्वर्ग। अगला लास्ट सेक्शन देखते हैं। स्टेंजा 5 में क्या है, लंबा स्टेंजा है ये। What I want shouldn't be confused with total inactivity। पूरे स्टेंजा को हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं कि पोएम को तो मैंने पिछली क्लास में समझा ही दिया। इस पूरे में वो कह रहे हैं कि मैं जब बार बार आपको शांत चुप रहने के लिए कहता हूं तो इसका मतलब निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कुछ देर के लिए शांत रह जाओ। मरा हुआ आदमी जो कुछ नहीं करता वो तो मुर्दे के समान है। मैं वो कहां कह रहा हूं कि आप आलसी बन जाओ, कामचोर बन जाओ। कामचोर आदमी तो बोझ है धरती पर। आपको काम करना है लेकिन उस काम के दरमियान विश्राम देना है शरीर को और दिमाग को, और क्या करना है, आत्मचिंतन करना है। उस पर आधारित क्वेश्चंस देखते हैं। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आपको लगता है, क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि कवि निष्क्रियता का समर्थन कर रहे हैं या मौत का समर्थन कर रहे हैं? नहीं। नो, द पोएट डजंट रिलेट द साइलेंस ऑफ फ्यू मोमेंट्स। कवि रिलेट मतलब जोड़ना, कवि कुछ देर के खामोशी, साइलेंस मतलब क्या, खामोशी, कुछ देर की खामोशी को नहीं जोड़ते हैं। किस चीज से नहीं, टू द इनएक्टिविटी और डेथ, निष्क्रियता से नहीं जोड़ते, मौत से नहीं जोड़ते हैं। He wants us to do self introspection during this silence। वह हमसे क्या चाहते हैं कि जिस समय हम शांत रहे तो अपने दिमाग को चलाएं और चिंतन करें ताकि हम और बेहतर हो पाए। अगला है, What is the sadness that the poet refers to in the poem। कवि ने एक जगह सैडनेस का चर्चा किया है, यहीं पर आप देखोगे। हाँ ये देखिए, ये सैड, उदासी, दुख। किस उदासी की बात कर रहे हैं कवि, तो देखते हैं। द पोएट सेज दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज बिजी। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, ह्यूमन बीइंग की हिंदी क्या होती है, मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य बिजी है, व्यस्त है इन कीपिंग हिज लाइफ मूविंग। अपने जिंदगी को क्या करते रहने के लिए, मूव करता है एकदम। अरे यार लखपति हो गया, 2 साल के बाद करोड़पति बनना है, मैंने कुछ मतलब भागा घुड़दौड़ हो रही है। सारे लोग घोड़े के तरफ दौड़ते भागते जा रहे हैं बिना सोचे हम जिधर जा रहे हैं उसकी मंजिल किधर है। तो सब लोग एकदम मूव कर रहे, भागे जा रहे हैं। He has no time to think about himself। खुद के बारे में सोचने का, जो मैंने पिछली क्लास में उदाहरण दिया था कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, डेली कोचिंग चले जा रहे हो, सर से पूछ करके आ जा रहे हो, सब कुछ पढ़ करके आ जा रहे हो। अभी तक आपने इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं किया कि आप कितना दूर तक गए हो, कितना सीख पाए हो। अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आज अगर 2020 है तो 2019 वाला आप और 2020 वाले आप में कितना फर्क हुआ है इंग्लिश में। अगर मैथ पढ़ रहे हो तो 2019 वाले आप में और 2020 वाले आपके मैथ्स में कितना फर्क आया। अगर ये सब बैठ के सोचते हो तो ठीक है, नहीं सोचते केवल कोचिंग जा रहे हो और पढ़ करके आ जा रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीट जीरो एज फार एज योर प्रोग्रेस इज कंसर्न। आपके विकास की जहां तक बात है उसको कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आप केवल आंख पर गंधारी की तरह पट्टी बांध करके जिंदगी जिए जा रहे हो। कभी यहाँ वही समझा रहे हैं, हमें चिंतन करना चाहिए। He has no time to do introspection। चिंतन करने का उसके पास समय नहीं है। कल कैसे लोगों को जो हमेशा खाली काम धाम करते रहते हैं, बक बक करते रहते हैं, कभी सोचते नहीं। फाइनली इट ब्रिंग्स सैडनेस इन हिज लाइफ। ऐसे ही लोगों की जिंदगी में उदासी आती है क्योंकि वो आके कुछ कर नहीं पाते। लास्ट है, Perhaps the earth can teach us or when everything seems dead। इस स्टेंजा का मतलब है कि पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखा देती है कि अगर खामोशी है तो इसका मतलब मौत नहीं होती। हम सारे लोग रात में सोने चले जाते हैं, क्या मर गए? नहीं, अगली सुबह हम फिर जीवित होकर के री एनर्जाइज, रिवाइटलाइज्ड होकर के, रिफ्रेश होकर के और बेहतर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो खामोशी का मतलब कभी भी मौत नहीं होता। What can the earth teach us? पृथ्वी हमें क्या सिखा सकती है? Every creature, क्रिएचर को हिंदी में प्राणी, जंतु, जो जीव जो भी कह लीजिए, every creature on the earth takes rest for some time। पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं वो कुछ देर के लिए आराम करते हैं। It doesn't mean that the creature is dead। उस आरामा अवस्था में आप उसे मरा हुआ कह दो तो आप बेवकूफ हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया है। तो क्या होता है,
दिस रेस्ट, दिस साइलेंस मैक्स द क्रिएचर इनर्जेटिक एंड फ्रेश। ये जो आराम है, यह जो खामोशी है, उस जंतु को और पहले से बेहतर ऊर्जावान बना देती है और फ्रेश बना देती है। Therefore, we should also stop our every activity for few moments to make us better. इसलिए कभी हमें कहते हैं कि कुछ देर के लिए हमें अपनी एक्टिविटी को बंद करना चाहिए ताकि हम पहले से और बेहतर हो पाए। यही तो था सारा क्वेश्चन आंसर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से इसको देखोगे, समझोगे। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। और चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आप अपडेटेड रहोगे मेरे वीडियो से। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।